हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लीम जी चैनल। सो गाइज, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन। सो गाइज, मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है सीबीएसई के 2025 वाले बोर्ड के लिए। ठीक है ना। इस क्रैश कोर्स में मैंने रिलेशन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज से शुरू कर रहा हूँ फंक्शन। और गाइज, मैं इस सीरीज में हर एक चैप्टर को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ। पहले थ्योरी करा देता हूँ, फिर उसके बाद एनसीईआरटी और एग्जाम्पल के सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा देता हूँ। उसके बाद मैं कराता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और साथ में करा देता हूँ टॉपर्स के सॉल्यूशंस को। ठीक है ना, जो टॉपर्स ने कैसे लिखा है आंसर, जो सीबीएसई हर एक साल पब्लिश करती है। उससे क्या फायदा होता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स तो जानते हैं लेकिन उनके स्टेप्स को नहीं लिख पाते हैं। तो कई बार आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो फुल मार्क्स आने के बजाय, अगर सपोज 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 4 मार्क्स मिलता है। 1 मार्क्स कट गया, जबकि आपने आंसर सब कुछ आपको आता था, आपने सब सही से लिखा है, लेकिन क्या स्टेप्स आप स्किप कर देते हैं, उसके चलते नहीं मिलता है। तो कई बार उसमें मैं मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगा कि सीबीएसई मार्किंग स्कीम भी रिलीज करती है कि कैसे वो मार्क्स देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं फंक्शन का थ्योरी। डिफिनीशन। और गाइज, फंक्शन के डिफिनीशन को देखने के पहले हम लोग कुछ मिनट्स में रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में रिलेटेड क्या क्या पढ़ लिया है। सो गाइज, आपने क्लास 11 में सेट पढ़ा होगा। तो क्या होगा कि अगर कोई दो सेट दिया हुआ है, ए और बी, तो उससे हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्लियर है? बताया आपको। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होते हैं, सारे होते हैं रिलेशन। ठीक है गाइस। और इस रिलेशन के कुछ सबसेट, स्पेसिफिक सबसेट, होते हैं फंक्शन। ठीक है गाइस। और आज हम लोग इसी फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस। तो चलिए अब डिफिनीशन पे आते हैं। क्या कह रहा? अ फंक्शन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image। ठीक है गाइस। तो क्या होता था कि जैसे ऐसे एक सेट दे दिया ए, 1 2 3 4, एक बी है 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो अगर हम कोई सा भी ऐसा रिलेशन दिखा देते थे, ठीक है, तो ये हो जाता था रिलेशन। ठीक है। लेकिन क्या ये फंक्शन है? सपोज मैंने यही एक रिलेशन मैंने दिखाया है, तो क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? सो गाइज, रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या कह रहा है? अ फंक्शन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है गाइज। इसका कहने का ये मतलब होता है कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट होंगे, सबका सिर्फ एक इमेज होगा और सबका एक इमेज होगा। ठीक है ना, फॉर श्योर। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? ठीक है। इसको मैंने ब्रेक करके यहां पे लिखा है। क्या कहता है कि रिलेशन कोई सा है, ठीक है, जैसे हम लोग एक लिख भी लेते हैं 1 2 3, और बी को लेते हैं 5 6 7 8। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि रिलेशन इज ए फंक्शन। पहला कंडीशन क्या है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड। पहला कंडीशन ये है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, उन सारे को रिलेटेड होना होगा। ठीक है ना। तो सेट ए में देखिए, तो इस केस में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, 3 एलिमेंट है। तो यानी कि इस केस में इन तीनों को रिलेट होना होगा, 1 को भी और 2 को भी और 3 को भी। किससे रिलेट होना पड़ेगा? बी के एलिमेंट से। अब किससे होगा? दूसरा भी पढ़ के तब रिलेट करते हैं। और क्या कह रहा, सेकेंड कंडीशन क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है। सो दो कंडीशन मिला। पहला तो ये मिला कि इसमें 3 एलिमेंट है तो तीनों को रिलेट होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि तीनों को सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट होना होगा। चलिए, ए को कर दिया 6 से, 2 को कर दिया 5 को, 3 को कर दिया 8 से। हो गया फंक्शन? हाँ, हो गया। फंक्शन का दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन ये है कि 3 एलिमेंट है तो तीनों को रिलेट होना चाहिए। दूसरा से जो तीनों इसके एलिमेंट होंगे, वो जो रिलेट होंगे वो सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट होंगे। तो देखिए, तो 1 सिर्फ 6 से रिलेटेड है, 2 सिर्फ 5 से है, 3 सिर्फ 8 से है। सो गाइज, दोनों
जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये जो रिलेशन है ये है एक फंक्शन। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैंने दिया है 5 एग्जाम्पल्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि कौन सा ये सारे 5 रिलेशंस हैं कि इन 5 रिलेशंस में से कौन कौन सा रिलेशन जो है वो है फंक्शन। ठीक है, जैसे पहले को देखते हैं। तो देखिए तो गाइस दो कंडीशन था, एक तो कि सारे एलिमेंट को रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि सारे एलिमेंट को बी के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए ए रिलेटेड है, बी सॉरी 1 2 3 तीनों रिलेटेड है, हाँ रिलेटेड है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो ये ए से रिलेटेड है, ये सी से रिलेटेड है, ये बी से रिलेटेड है। जो 1 2 3 है वो सिर्फ एक एक एलिमेंट से रिलेटेड है, देखिए तो है ना, यानी कि ये एक फंक्शन है। अब आते हैं इस पे, देखिए तो गाइस यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तीनों रिलेटेड है, हाँ, यानी कि पहला कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट होंगे। ठीक है, तो देखिए तो 1 ए से रिलेटेड है, 2 सी से रिलेटेड है, लेकिन 3 को देखिए तो ये बी और डी दो से रिलेटेड हो गया। जबकि क्या कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, सिर्फ एक से रिलेट होना चाहिए था। अगर 3 सिर्फ बी से रिलेटेड रहता तो ये फंक्शन हो जाता, या 3 सिर्फ डी से रिलेटेड रहता तो ये फंक्शन हो जाता, लेकिन 3 जो है वो बी और डी दोनों से रिलेटेड है, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, आते हैं थर्ड पे, इस रिलेशन पे। देखिए तो गई तीनों रिलेटेड है, हाँ तीनों रिलेटेड है क्योंकि तीनों पे एरो दिख रहा। अब क्या कह रहा कि तीनों क्या बी के अलग अलग, सॉरी मतलब सिर्फ एक एक एलिमेंट से रिलेटेड है, हाँ देखिए 1 सिर्फ ए से रिलेटेड है, 2 सी से रिलेटेड है, 3 सी से रिलेटेड है। गाइज ये एक फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या था कि यहां का एक एलिमेंट यहां के दो एलिमेंट से नहीं रिलेट होना चाहिए, ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो यह फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से रिलेट होंगे तो वो फंक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, ए के तीनों एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, जितने भी हैं, यहां इस केस में 3 है, और जितने भी एलिमेंट है किसी को भी उठा लीजिए, 2 को उठा लीजिए, तो क्या 2 सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, वो किससे रिलेट हो रहा है, सी से रिलेट हो रहा है, सी ही सबसे रिलेट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जब टू का हम रिलेशन देखेंगे तो 1 और 3 के रिलेशन को इग्नोर करेंगे, हमें दिखेगा ही नहीं। हम देखेंगे 2 सिर्फ क्या एक एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, हाँ सिर्फ सी से रिलेट हो रहा है, यानी कि ये एक फंक्शन है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी कि तीनों का देखिए तो अलग अलग मतलब अलग अलग रिलेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों को सिर्फ बी के एक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, यानी कि सिंगल एलिमेंट से, जो कि यहाँ इस केस में हो रहा है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। यहाँ पे देखिए यहाँ तो चारों अलग अलग से हो रहा है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो फंक्शन है ही। यहाँ पे देखिए 1 बी से रिलेट हो रहा है, देखिए तो गाइस यहाँ पे 2 रिलेट हो ही नहीं रहा है, ये तो पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा, जो उसका पहला कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है ना, सो गाइस देख लीजिए यहाँ पे क्या था, फर्स्ट और सेकंड दोनों फुलफिल कर रहा था, ये इसलिए फंक्शन था। यहाँ पे फर्स्ट फुलफिल कर रहा था, सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था। ठीक है गाइस, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों फुलफिल कर रहा था, इसलिए रिलेशन है। यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फुलफिल कर रहा था, यानी कि यही रिलेशन था। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड में फर्स्ट नहीं कर रहा है, सेकंड कर रहा था। ठीक है ना, इसलिए ये भी रिलेशन नहीं है, यानी कि आपका सेकंड और फिफ्थ ये जो दो ऐसे केस होंगे या दोनों का कंबाइन एक केस होगा, तो उस केस में आपका जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा, बाकी सारे केस में आपका रिलेशन फंक्शन होगा। ठीक है, बस यही था डिफिनीशन। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो गाइज क्या होगा कि जब भी आप फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन 2 3 फॉर्मेट में देगा, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन किस किस फॉर्मेट में देता है। एक फॉर्मेट वो भी है कि कई बार ग्राफ दिखा देता है फंक्शन का। ठीक है गाइज, जब ग्राफ दिखाएगा तो आप उसको वर्टिकल लाइन से इजीली चेक कर सकते हैं कि जो दिया हुआ ग्राफ है वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है ना, ये ऐसे इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन में से नहीं लिखेगा, यानी कि मेरा ये कहना है कि जब भी अगर एग्जाम में ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आएगा नहीं, ठीक है, अगर इन केस आ गया तो आप ये जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है इसको दिखा के आप प्रूफ नहीं करिएगा। ठीक है ना,
जो भी दिया रहेगा ये वेरीफाई करना रहेगा तो वो नहीं करिएगा। आइए जल्दी से देख लेते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या कहता है कि सपोज ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस ग्राफ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, देखिए तो इस केस में 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। जब भी वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, जैसे यहां पे ड्रॉ किए तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ये एक से अधिक पॉइंट पे कट कर दिया। ठीक है ना? क्लियर है? आइए इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। देखिए गाइज, मैंने यहां पे y इक्वल टू लॉग एक्स या एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ मैंने लिखा है। यहां पे भी log x का ग्राफ है, दोनों जगह log x का ही ग्राफ है। लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। अब आप बोलेंगे कि वर्टिकल लाइन टेस्ट अभी मैंने सिखाया, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट के लिए क्या करेंगे कि आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फिर ये फंक्शन क्यों नहीं है? यहां पे भी एक ही लाइन पे कट कर रहा है लेकिन ये फंक्शन है। सो गाइज, क्या था कि किसी भी ग्राफ को फंक्शन होने के लिए अगर आप लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ उसको एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा, जरूर करना चाहिए। देखिए तो गाइज, इस केस में क्या है, इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है। यानी कि ये जो ग्राफ है ये होना चाहिए था कहां से कहां तक, यहां, यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पूरे में ग्राफ होना चाहिए। क्या पूरे में ग्राफ है? नहीं है, यानी कि ये फंक्शन है ही नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है। अभी हमने देखा ना, अभी हमने यहां देखा ना, देखिए तो गाइज, रिलेशन होने की क्या करना कंडीशन था कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड। ठीक है ना? यानी कि सेट ए का मतलब तो वही होता है ना जो डोमेन है। ठीक है, तो आपका यहां पे देखिए तो डोमेन आपका जो है वो पूरा रियल नंबर है, यानी कि यहां से यहां तक, तो ग्राफ को यहां तक आना चाहिए था। लेकिन हम जानते हैं कि log x का ग्राफ इस y एक्सिस को क्रॉस करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है ना? इन्फिनाइट पे जाकर टच होकर रह जाएगा, तो यहां आएगा ही नहीं, टच से भी मतलब पहले रह जाएगा। लेकिन इधर क्रॉस होके आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसलिए इन पॉइंट्स पे ग्राफ आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए एक फंक्शन नहीं है। लेकिन जब इसी log x का हम डोमेन को चेंज कर देंगे तो अब ये हो जाएगा फंक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए हमने डोमेन को क्या कर दिया, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक कर दिया। यानी कि अब आपका जो डोमेन है वो यहां से हो गया जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, और इस पूरे एरिया में ग्राफ है, और ग्राफ है और जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार कट कर रहा है। ठीक है ना? इसलिए ये फंक्शन है। सो गाइज, यहां से हमने दो चीजें सीखी। एक तो ये कि वर्टिकल लाइन से पता चलता है वर्टिकल लाइन हम अगर ड्रॉ करेंगे तो फंक्शन को एक बार में कट करना चाहिए। दूसरा, कि डोमेन और रेंज जो दिया रहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे भी फंसा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है ना? ठीक है, जब हमने डोमेन को चेंज कर दिया, फंक्शन हो गया, आपका जो दिया हुआ ग्राफ था वो फंक्शन हो गया। ठीक है, सो यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, फॉर ए ग्राफ टू बी ए फंक्शन वर्टिकल लाइन शुड, पहला क्या है कि मस्ट कट द ग्राफ, ग्राफ को कट करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि नॉट कट एट मोर देन वन पॉइंट। सो वर्टिकल लाइन कितना कट करना चाहिए? अगर कोई ग्राफ है उसको फंक्शन होने के लिए एग्जैक्टली एक बार कट करेगा तो वो ग्राफ फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज और प्री इमेज। ठीक है गाइज, इसको कहते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन में बेसिकली होता क्या है कि जो जो एलिमेंट रिलेटेड रहते हैं वही आते हैं डोमेन में। लेकिन जब कोई रिलेशन फंक्शन हो जाता है वो तभी होता है कि जब पूरा ये दिया हुआ सेट ये सारा रिलेट हो जाए। ठीक है ना? तो फंक्शन के केस में डोमेन अलग से फाइंड करना ही नहीं है, क्योंकि पूरा सेट ए ही हो जाता है। जो भी दिया हुआ सेट रहता है वो पूरा का पूरा रिलेट हो जाता है, तो यानी कि ये हो गया पूरा डोमेन। ठीक है, रेंज, रेंज में क्या होता है कि जो सारे एलिमेंट रिलेटेड होते हैं वही होते हैं रेंज में। देखिए तो यहाँ पे वन रिलेटेड है, यहाँ पे सी रिलेटेड है, तो रेंज में होगा ए और सी। ठीक है, बस यही दो रिलेटेड थे तो यही दो होंगे। कोडोमेन में, कोडोमेन फंक्शन में और रिलेशन में दोनों में सेम होता है, क्या होता है? सेट बी। ठीक है ना?
अब इमेज और प्री इमेज, तो देखिए तो गाइस, वन जो है वो आपका रिलेटेड है ए से, तो ए को बोलते हैं इमेज और वन को बोलेंगे प्री इमेज। ठीक है ना, वन देखिए ए से रिलेटेड है तो वन को बोलते हैं प्री इमेज, ए को बोलते हैं इमेज। ठीक है ना, क्लियर है, इस इधर वाले को मिलेंगे इमेज, इधर को बोलेंगे प्री इमेज। अब आप सोच रहे होंगे सी वाले केस में, तो सी वाले केस में सी इमेज है गाइज, और इस केस में टू और थ्री दो प्री इमेज है। ठीक है, चलिए टर्म्स क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अ फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस फोर, फाइंड द डोमेन और रेंज। सो गाइज बेसिकली एग्जाम में अगर डोमेन और रेंज पूछेगा तो वो इसी तरह से फंक्शन दिया रहेगा, एफ एक्स के फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। तो क्या है, दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग रूट अंडर एक्स माइनस फोर। सो गाइज क्या होता है, डोमेन में वो सारे एक्स होते हैं जिनके लिए ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो। ठीक है, वो सारे जिन जिन पॉइंट्स के लिए ये जो आपका दिया हुआ एफ एक्स डिफाइन होगा वो सारा मिलकर बनाएगा डोमेन। तो गाइज देखिए, तो यहाँ पे एफ एक्स एक लॉग एक्स है। ठीक है गाइज, और log x को डिफाइन होने के लिए पूरा टर्म यानी कि रूट अंडर एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, पता है ना, log x में अगर ऐसा रहता है log x, तो यहाँ पे x जो होता है वो होता है ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे रूट अंडर एक्स माइनस फोर है तो पूरा का पूरा जीरो से ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। इट मीन्स कि x माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये तभी पॉसिबल है ना कि x माइनस फोर अंदर में जो रूट के अंदर हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, यानी कि x ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन फोर होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो डोमेन होगा वो होगा फोर से लेकर इंफिनिटी तक, और फोर इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप फोर रखेंगे तो फोर माइनस फोर जीरो, तो लॉग जीरो डिफाइन नहीं होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होता है, रेंज वो सारे पॉइंट्स होते हैं जो एफ एक्स का मान आ सकता है। ठीक है ना, तो गाइज देखिए, तो एफ एक्स इजकल टू लॉग एक्स है, मतलब सपोज लॉग वाई है, ऐसे बोल लीजिए। ये रूट अंडर एक्स माइनस फोर को अगर वाई मानते हैं तो ये लॉग वाई है। और गाइज लॉग वाई का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है ना, अभी हमने देखा था ना कि लॉग का ग्राफ ऐसे था, यानी कि y में देखिए तो माइनस इंफिनिटी यहाँ पे है, प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है सारे वैल्यू। तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका डोमेन एंड रेंज। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चंस में तो यही पूछा जाएगा आपको कि आपको बताना रहेगा कि दिया हुआ फंक्शन वन वन है नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, या दोनों है या नहीं है। ठीक है ना, 90% क्वेश्चन में तो आपको यही पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज अब हम तक हमने देखा ना कि रिलेशन, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन होंगे उनको कहते हैं फंक्शन, और फंक्शन में भी कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होंगे उनको हम कहते हैं वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है, चलिए ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, पढ़ते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव इफ द इमेजेस of distinct elements of x under f are distinct, that is for every x1 x2 belongs to x, fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2, otherwise f is called many one। सो गाइस क्या कह रहा कि अगर ऐसा दो सेट दिया रहेगा ए बी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कह रहा है कि अगर ए का हर एक एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, देखिए तो ए फोर से रिलेट हो गया तो अब कोई दूसरा एलिमेंट फोर से रिलेट नहीं होना चाहिए। दो रिलेट हो गया फाइव से तो कोई भी बी का दूसरा एलिमेंट फाइव से रिलेट, सॉरी, ए का कोई दूसरा एलिमेंट बी के फाइव से रिलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उसी तरह ये सिक्स है तो सिक्स से ए का कोई दूसरा एलिमेंट थ्री के अलावा रिलेट नहीं होना चाहिए, तब ये हो जाएगा वन वन। वन वन का मतलब है कि एक यहाँ का एक यहाँ का एक दूसरे से रिलेट रहेंगे।
रिलेट होंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं। मैंने दो एग्जाम्पल करा दिया इसीलिए। देखिए तो यहाँ पे 1 A से रिलेटेड है, 2 C से रिलेटेड है, 3 D से रिलेटेड है। क्या इसके तीनों एलिमेंट इसके तीन अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड है? हाँ, ये A से, C से और D से रिलेटेड है। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे B नहीं भी रहता, सिर्फ ACD रहता तो भी 1 1 होता, B है तो भी 1 1 है। यहां पे आइए गाइस, देखिए तो 1 A से रिलेटेड है लेकिन 2 और 3 दोनों C से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, यानी कि ये तो 1 1 रहा ही नहीं। दो अगर C से रिलेटेड है तो 3 को C को छोड़कर B और D किसी में से रिलेट होना चाहिए था फंक्शन को 1 1 होने के लिए। लेकिन अगर नहीं रिलेटेड है तो ये हो गया मेनी वन। ठीक है ना, मेनी वन नाम कहां से आया? देखिए तो एक से ज्यादा को मेनी कहते हैं, तो ये मेनी रिलेटेड है वन से। ठीक है ना, तो ये हो गया मेनी वन। ठीक है, बस यही इतना था कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ये भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है और इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका नाम? ऑन टू फंक्शन, जिसको कहते हैं सर्जेक्टिव। अभी हमने देखा 1 1 जिसको कहते हैं इंजेक्टिव, और 1 2 को कहते हैं सर्जेक्टिव। A function f x to y is said to be onto or surjective if every element of y is the image of some element of x under f, that is for every y belongs to y there exists an element x in a x such that fx is equal to y. If the function is not onto then it is into. क्या कह रहा? सिंपली समझाता हूं गाइज। क्या कह रहा है यहां पे? अगर ये एक एलिमेंट ए है और ये बी है, ठीक है, अगर यहां से ऐसे हमने रिलेट कर दिया, सपोज अगर कह रहा है कि अगर ए और बी में, बी से एक फंक्शन है और बी के सारे एलिमेंट जितने भी हैं अगर सारे रिलेटेड हो गए तो वो फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। ठीक है ना, ऑन टू होने के लिए ये जो बी सेट है इसके सारे एलिमेंट को किसी ना किसी से रिलेट होना होगा। ठीक है ना, अगर बी के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेट हो जाएंगे तो वो फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। देखिए तो गाइस यहाँ पे क्या बी के सारे एलिमेंट रिलेटेड है? नहीं है। यहाँ पे देखिए बी ही नहीं रिलेटेड है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन तो नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए ए रिलेटेड है, बी रिलेटेड है, सी रिलेटेड है, डी रिलेटेड है, चारों रिलेटेड है, तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यहां पे आइए, ए रिलेटेड है, बी रिलेटेड है, सी रिलेटेड है, डी रिलेटेड है, चारों रिलेटेड है, तो ये भी हो गया एक ऑन टू फंक्शन। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे जो बी है वो एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ऑन टू को वो सब नहीं दिखता है। ऑन टू होने के लिए क्या सारे रिलेटेड है? हाँ, तो बस ऑन टू है। ठीक है, वो चाहे बी अगर सपोज दो एलिमेंट से रिलेटेड है, सारे बी सारे से तो रहता तो फिर ऑन टू नहीं होता। मान लीजिए 4 5 एलिमेंट से रिलेटेड रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे बस रिलेटेड होने चाहिए। बी के अगर सारे एलिमेंट रिलेटेड है तो वो फंक्शन ऑन टू होगा ही होगा। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वन 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 ऑन टू, और इसको कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, क्या है इसका डिफिनीशन? अ फंक्शन एफ एक्स इज एक्स टू वाई इज सेड टू बी वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव इफ एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, अगर कोई फंक्शन दोनों हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको बोलते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन और उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है गाइज, सो गाइज क्या है, जब फंक्शन दोनों होगा, वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, तब वो फंक्शन होगा बाइजेक्टिव, यानी कि वन वन ऑन टू। तो चलिए मैंने 3 एग्जांपल्स ले लिखा है, इन तीनों रिलेशन को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वन वन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए गाइज, पहला एग्जांपल, वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए का एक एलिमेंट बी के, सॉरी, ए के डिफरेंट एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। तो देखिए तो 1 A से है, 2 C से है, 3 D से है, तो ये वन वन तो है। ठीक है ना, ये फर्स्ट केस तो है, वन वन है। ऑन टू है कि नहीं है? नहीं है भैया, बी तो किसी से रिलेटेड ही नहीं है, तो ऑन टू नहीं है, यानी कि ये वन वन ऑन टू फंक्शन नहीं है। यहां पे देखिए, हाँ यहाँ पे तो सीधे सीधे दिख रहा है, चारों अलग अलग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पहला ए सी से रिलेटेड है, बी डी से रिलेटेड है, सी ए से रिलेटेड है, डी बी से रिलेटेड है, तो ये वन वन तो है। क्या ऑन टू है? हाँ, देखिए तो चारों पे एरो आते हुए दिख रहा है, यानी कि ये ऑन टू भी है, तो इट मीन्स कि ये हो गया वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यहां पे आते हैं,
यहां पे क्या कह रहा, क्या वन वन होने के लिए क्या होगा कि सारे एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट से रिलेटेड होना चाहिए। क्या रिलेटेड है, वन ए से रिलेटेड है, लेकिन यहां पे नहीं है। टू और थ्री दोनों बी से रिलेटेड हो गए हैं, यानी कि ये पहला केस सेटिस्फाई नहीं किया, ये वन वन हुआ ही नहीं। दूसरा ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए तो चारों एलिमेंट रिलेटेड है, हाँ रिलेटेड है, यानी कि ये एक ऑन टू तो है लेकिन वन वन नहीं है। सो गाइज ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो सिर्फ यही एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। और देखिए गाइज ध्यान दीजिएगा यहां पे कि जब भी कोई फंक्शन बाइजेक्टिव, सॉरी रिलेशन बाइजेक्टिव हो जाएगा या फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा, तो उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में होंगे उतने ही बी में होंगे। ठीक है ना, यही यहां पे लिखा हुआ है, एन एक्स इजकल टू एन वाई हो जाएगा। ठीक है, जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा तो ए और बी दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। अब इनको एक बार रिकैप कर लेते हैं गाइस। ठीक है ना, वन वन ऑन टू को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन ऑन टू में क्या होगा कि डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड होंगे और सारे बी के एलिमेंट रिलेटेड होंगे। देखिए ये वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इन टू है। कैसे, देखिए वन ए से, टू सी से, थ्री डी से, लेकिन देखिए यहाँ पे बी रिलेटेड नहीं है किसी से, इसलिए इन टू नहीं, ऑन टू नहीं होकर इन टू हो गया। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए ये है मेनी वन ऑन टू, ये ऑन टू तो है लेकिन वन वन नहीं है, मेनी वन हो गया। तो वन ए से देखिए टू और थ्री बी से रिलेट हो गया, ये हो गया मेनी वन, लेकिन ऑन टू है क्योंकि सारे एलिमेंट रिलेटेड है। यहां पे देख लीजिए गाइस, मेनी वन है, देखिए क्यों, क्योंकि टू और फोर डी से रिलेटेड है, और साथ में ऑन टू भी नहीं है, क्यों, क्योंकि बी किसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, तो गाइज यही चार तरह के फंक्शन होंगे, या तो वन वन होगा या तो नहीं होगा, ऑन टू होगा या तो नहीं होगा। तो दो केस वन वन के लिए, दो ऑन टू के लिए, टोटल मिला के टू इंटू टू फोर। तो यही फोर टाइप के फंक्शन होंगे और इन्हीं फोर टाइप के फंक्शंस को पढ़ना है। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। अब आते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो गाइज फंक्शन के अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो थ्योरी देख रहे थे, लेकिन असली मुद्दे पर अब आए हैं। जो आपका फंक्शन चैप्टर है उसके 90% क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चंस इस पे ही बनते हैं कि क्या दिया हुआ जो फंक्शन है वो वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, आपको उसको वेरीफाई करना रहेगा, आपको एग्जामिन करना रहेगा, या तो आपको प्रूव करना रहेगा कि वो दिया हुआ फंक्शन वन वन ऑन टू है। ठीक है ना, तो वन वन अलग अलग भी दे देगा, नहीं तो फिर ऐसे भी दे सकता है कि प्रूव करिए कि ये बाइजेक्टिव है, एग्जामिन करिए कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है ना, तो 90% क्वेश्चंस में वही पूछा जाता है। ये तो हुआ, ये तो हुआ पहला बात। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि जो दिया हुआ फंक्शन रहेगा आपका वो तीन फॉर्मेट में दिया जा सकता है। जो फंक्शन देगा आपको, जिसको आपको एग्जामिन करना रहेगा, वेरीफाई करना रहेगा, उसका तीन फॉर्मेट पॉसिबल है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला तो ऐसे दिखाएगा आपको, अगर लेकिन अगर ऐसे दिखाएगा तो ऐसे में तो निकालना आप सीख ही चुके हैं, हम लोगों ने निकालना भी सीख लिया, साथ में रिवाइज भी कर लिया। ठीक है ना, सारे तरह के फंक्शंस अभी, तो यहां पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा फॉर्मेट ये है कि अगर आपको सपोज रोस्टर फॉर्म में देता है ऐसे, देखिए यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछ दिया है फंक्शन। ठीक है ना, सॉरी फंक्शन दे दिया है, अब पूछ देगा कि वेरीफाई करिए, एग्जामिन करिए कि वन वन ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए कि डिफरेंट एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए। तो देखिए तो अगर वन यहाँ फाइव से रिलेट हो गया है तो फिर अगेन वन नहीं दिखना चाहिए किसी से रिलेट होते हुए। ठीक है ना, ठीक है। दूसरी बात ये कि वन से फाइव रिलेट हो, फाइव वन से रिलेट हो गया है, तो अब टू और थ्री से फाइव रिलेट नहीं हो सकता है। तो देखिए टू से नाइन से रिलेटेड है, अब टू फाइव और नाइन, देखिए यहाँ पे फाइव रिलेट हो गया, यहाँ पे नाइन रिलेट हो गया, सपोज यहाँ लिख देते हैं फाइव और नाइन रिलेट हो गया, तो थ्री के लिए दो ही ऑप्शन बचा, सिक्स और सेवन, अगर उन्हीं दोनों में से किसी से रिलेट होगा तो ये फंक्शन होगा वन वन। तो देखिए तो थ्री सिक्स से रिलेटेड है, यानी कि वन और टू और थ्री तीनों अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो ये हो गया वन वन, ये वन वन हो गया गाइस। ठीक है ना, ये वन वन तो हो गया। अब आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू पे क्या होने जाता है, तो ऑन टू पे होने के लिए बी के सारे एलिमेंट को रिलेट होना होगा, लेकिन देखिए तो यहाँ पे सिर्फ फाइव रिलेटेड है, यहाँ पे नाइन रिलेटेड है, यहाँ पे सिक्स रिलेटेड है, लेकिन कहीं सेवन तो किसी से रिलेट हुआ ही नहीं।
ठीक है ना, देख लिए ना, 7 यहाँ पे है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये हो गया इनटू, ऑन टू नहीं। ये जो दिया हुआ रिलेशन है ये हो गया इनटू। ठीक है। तो गाइज अब अगर इस फॉर्मेट में भी देगा वेरीफाई करने के लिए, तो आई होप कि आप उसको आसानी से वेरीफाई कर पाएंगे, एग्जामिन कर पाएंगे कि वो 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। आ गया फॉर्मेट 3। सो गाइज फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई ऐसे। सो गाइज अभी मैंने बताया आपको कि फंक्शन चैप्टर में 90% क्वेश्चंस में आपको वेरीफाई करना रहेगा कि दिया हुआ फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। और जो 90% जिसमें यह वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके 90% केसेस में आपको ऐसी ही फंक्शन दिया रहेगा, कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स के फॉर्म में, उसको आपको वेरीफाई करना रहेगा या एग्जामिन करना रहेगा कि वो 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2 + x² इज नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है। अब इसके लिए गाइज हम लोग पीछे चलते हैं, यहां तक। यहां पे हमने पढ़ा था, लेकिन इस लाइन को जो रेड में मैंने दिखाया है इसको फिलहाल इग्नोर कर दिया था उस समय बताते समय। ठीक है ना। देखिए अब इसको थोड़ा बताते हैं। सो गाइज क्या होता है कि जब भी आपको कोई फंक्शन देगा एफ एक्स के फॉर्म में, तो क्या करना रहेगा कि अगर आपको एफ एक्स के फॉर्म में देगा और लॉन्ग क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो उस केस में आपको वेरीफाई करना रहेगा, एग्जामिन करना रहेगा कि 1 1 है या और कि नहीं है। तो अगर 1 1 है या नहीं है चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम मानते हैं कि लेट एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे मानते हैं एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, और इसके बाद जो दिया हुआ फंक्शन है उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते करते अगर सिर्फ हमको x1 इजकल टू x2 मिल जाए, देखिए हमको पहले तो ये मिल जाए x1 इजकल टू x2, दूसरा कंडीशन की सिर्फ यही मिले और कुछ नहीं मिले, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा 1 1। ध्यान से सुनिएगा, आप एफ एक्स लेट से ऐसे शुरू करेंगे कि एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, इसके बाद आपको सॉल्व करते करते आपको ये मिलना चाहिए एक्स वन इजकल टू एक्स टू, और सिर्फ यही मिलना चाहिए एक्स वन इजकल टू एक्स टू, तब आपका दिया हुआ फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तब आपका जो दिया हुआ फंक्शन हो जाएगा वो होगा 1 1। ठीक है, बढ़े आगे। क्या दिया हुआ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x²। तो पहले इसको 1 1 वेरीफाई करते हैं। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं कि लेट एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, तो 2 + x1² इक्वल टू 2 + x2²। क्या करेंगे, आरएचएस को एलएचएस में लाएंगे, तो x1² माइनस x2² इक्वल टू 0। क्या है, a² माइनस b²। तो आपका इसका फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, यही ना। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए दो टर्म 0 हो, a इंटू बी इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है या तो ए जीरो या तो बी जीरो या तो दोनों जीरो। तो जब ये जीरो होगा तो क्या होगा, x1 प्लस एक्स टू इजकल टू 0, और नहीं तो ये जीरो होगा, x1 माइनस एक्स टू इजकल टू 0, और बोथ यही पॉसिबल है। अब देखिए तो अगर ये जीरो होगा तो क्या होगा, x1 इजकल टू माइनस एक्स टू, और ये जब जीरो होगा तो क्या होगा, x1 इजकल टू एक्स टू, और जब दोनों जीरो होगा तो उस केस में x इक्वल टू 0 होगा सिर्फ, तभी ये दोनों पॉसिबल होगा। ठीक है ना। सो गाइज देखिए तो ये एक फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि 1 1 होने के लिए आपको जब एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू से चलेंगे तो सिर्फ यही मिलना चाहिए, एक्स वन इजकल टू एक्स टू। ये जो मिल गया है ये नहीं है, अनवांटेड है, ये नहीं चाहिए था हमें। ठीक है ना। अगर ये नहीं मिला रहता तो ठीक रहता, ये मिल गया इसलिए ये फंक्शन हो गया मेनी वन, 1 1 नहीं रहा। ठीक है ना, क्लियर है। और मैंने इसे जानबूझकर, ये सीबीएसई 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऐसे आया तो 1 मार्क्स में है, लेकिन हम इसको वेरीफाई आपको सिखा भी दिए कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ऐसे ही आता है, तो ऐसे ही आपको चेक करना रहता है। और दूसरा शॉर्ट, मतलब ऐसे आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है, तो आप कैसे चेक कर लेंगे, कोई दो वैल्यू रख लेंगे जो आपको लगता है कि जिसपे वैल्यू आ जाएगा कि दो वैल्यू पर सेम आने का चांस है। ठीक है ना। तो देखिए x1 इजकल टू x2,
अगर ये वैल्यू आएगा तभी तो 1 1 नहीं रहा ना, इसके चलते ही ना। तो देखिए, तो अगर हम x1 को लेते हैं 1, तो x2 होगा -1। तो देखते हैं f1 इजकल टू क्या होगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 3। f -1 क्या होगा, 2 प्लस -1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 1 इजकल टू 3। देखिए, तो f1 यहां से क्या आ गया गाइज, f1 इजकल टू f -1, बट 1 नॉट इक्वल टू -1, ठीक है ना, इसलिए ये एक 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया। चलिए अब प्रूफ करते हैं ऑन टू। देखिए गाइज, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम fx को मानते हैं y। ये डिस्क्रिप्टिव का तरीका बता रहा हूं कि आप ऐसे लिखेंगे सीबीएसई में, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं कि अगर आप सीबीएसई में ऐसे पूछ देगा, पूछता है हम लोग एग्जाम्पलर में और प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसको y मानते हैं और अब x को y के टर्म में लाते हैं। तो देखिए, तो भाई एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, y-2। सो x इजकल टू होगा रूट अंडर y-2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये ऑन टू तभी होगा गाइज, ये ऑन टू तभी होगा जब, अगर आपका जो कोड डोमेन दिया हुआ है, आपका यहां पे कोड डोमेन क्या है, आर, रियल नंबर। अगर ये ऑन टू तभी होगा जब ये y सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो भी कोड डोमेन का वैल्यू है सबके लिए सेटिस्फाई करेगा, तब ये हो जाएगा ऑन टू। ठीक है, याद करिए, हमने ऐसे पढ़ा था ना कि ऑन टू तभी होगा कि जो यहाँ पे दिए हुए सारे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो इस केस में यहाँ आर टू आर है, यानी कि ये पूरा जो सेट है ये पूरा रियल नंबर हो गया। तो जब पूरा रियल नंबर ये पूरा सेट्स है, तो सारे रियल नंबर के लिए y का सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि अगर y के जगह आप सारे पूरे रियल नंबर में से कुछ भी रखते रहेंगे, तो x का वैल्यू मिलना चाहिए। तो क्या अगर y के सारे रियल नंबर के वैल्यूज रखेंगे तो x मिलेगा? नहीं गाइस, अगर आप y इजकल टू 0 ही रख देंगे तो नहीं मिलेगा। निगेटिव की तो बात छोड़ दीजिए, x इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर -2, यानी कि x हो जाएगा इमेजनरी। ठीक है ना, x इमेजिनरी हो गया तो रियल नंबर तो रहा नहीं। तो जो आपका x का वैल्यू होना चाहिए वो भी तो होना चाहिए था रियल, क्योंकि डोमेन भी तो रियल है। ठीक है ना, इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। ठीक है ना, तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया कि 1 1 नहीं है, तो अब प्रूफ कर दिया कि ऑन टू भी नहीं है, यानी कि यह ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। ठीक है ना, अब देखते हैं फॉर्मूला। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, देख लेते हैं। लेट एफ ए टू बी अ फंक्शन वेयर एन इज इक्वल टू एक्स, एन बी इज इक्वल टू वाई, देन द नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वाई रेस्ट पर एक्स। ठीक है, सपोज इसमें एक्स एलिमेंट है, इस पे वाई है, तो जो नंबर ऑफ फंक्शन होगा वो होगा वाई रेस्ट पर, सॉरी, वाई रेस्ट पर एक्स। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछेगा ए टू बी, तो होगा वाई रेस्ट पर एक्स। ठीक है, यही था ये पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज वाई पी एक्स या वाई, सॉरी ये दो बार हो गया, या वाई सी एक्स इंटू एक्स फैक्टोरियल। सो गाइज, दूसरा क्या कह रहा है केस, कि अगर यहां से यहां तक अगर हमको निकालना है 1 1 फंक्शन, ठीक है, तो 1 1 फंक्शन क्या होगा, ये होगा वाई पी एक्स। वाई पी एक्स मतलब होता है फैक्टोरियल वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स फैक्टोरियल। ठीक है ना, याद करिए, वाई पी में से यहां परमुटेशन है, और नहीं तो इसको कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूले से जो लगाना चाहते हैं वो वैसे कर सकते हैं, वाई सी एक्स इंटू एक्स फैक्टोरियल। ठीक है ना, क्लियर है फॉर्मूला। तीसरा, सॉरी, ये है दूसरा, ये है तीसरा। ठीक है ना, क्या कह रहा, और यहां पे भी इक्वल टू का साइन, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई। यहां पे क्या कह रहा है कि फॉर्मूला हम देख रहे हैं किसका, द नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन। कितने 1 1 ऑन टू फंक्शन होंगे। तो अभी हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा, तो उस केस में एक्स इजकल टू वाई हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा तभी वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। अगर सपोज दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गया, तो कितने 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा, तो एक्स फैक्टोरियल या वाई फैक्टोरियल, क्योंकि एक्स वाई बराबर है। तो अगर सपोज इसमें 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना,
तो आई होप कि मैंने तीनों फॉर्मूला क्लियर कर दिया। चलिए यहां पे देखते हैं, इस एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या कह रहा है, ए से बी नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा, आपको पता है y रेस्ट टू पावर x, यानी कि 4 रेस्ट टू पावर 3। ठीक है ना, ये हो गया नंबर ऑफ फंक्शन। क्लियर है। अगर आप यहां पे यहीं पे देखना चाहेंगे कि कितने वन वन फंक्शन होगा, तो वन वन फंक्शन होगा कितना, इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो 4p3, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। ठीक है ना, यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, जो कि होता है 4। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 24। ठीक है। अब बात करेंगे कि नंबर ऑफ 1112 फंक्शन, तो गाइज इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है। 1112 दोनों होने के लिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए इस केस में तो नहीं होगा। इस केस में देखते हैं, इस केस में देखिए तो 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, यानी कि इस केस में थर्ड वाला 1112 फंक्शन पॉसिबल है। ठीक है ना गाइज, तो चलिए देखते हैं कितना होगा। तो जो 1112 फंक्शन होगा, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन, वो होगा 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि दोनों में 4 4 एलिमेंट है, तो होगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, सो क्लियर हो गया होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं और इसके साथ ही हम अपने क्लास को एंड करेंगे। क्या कह रहा, अ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी हैज 5 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज। ठीक है ना, तो अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग कितना होगा, वाई पी एक्स। ठीक है ना, पहले वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना होता है, y इस केस में है 5, x है 3, तो यहां लिखेंगे 5p3। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले 5 है तो 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, नीचे में 5 माइनस 3 करते हैं, ऊपर में हो गया 5 फैक्टोरियल, नीचे में 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120। आपको कम से कम 5 6 फैक्टोरियल तक तो सारे वैल्यूज याद रहना चाहिए। 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60। ठीक है ना, तो पहले का आंसर आ गया 60। ठीक है, चलिए अब करते हैं सेकंड वाले को सॉल्व। क्या कह रहा कि बाइजेक्टिव मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज, इसका आंसर होगा गाइस जीरो, सॉरी जीरो। क्यों? अरे भैया दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, उसमें 5 एलिमेंट्स है। बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, तो एक में 3 है एक में 5 है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग होगा जीरो। ये भी एनसीआर सॉरी सीबीएसई कई बार पूछ चुका है। ठीक है गाइज, तो चलिए, अगर इन दोनों के केस में, अगर दोनों के केस में अगर 4 4 एलिमेंट होता, 4 एलिमेंट से 4 एलिमेंट होता, तो आंसर होता आपका 4 फैक्टोरियल। 3 से 3 होता तो आपका आंसर होता 3 फैक्टोरियल। 5 से 5 होता तो होता आपका आंसर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सो गाइज मैंने ट्राई किया कि आपको फंक्शंस के थ्योरी सारे बता सकूं और काम के थ्योरी बता सकूं और ऐसे बता सकूं कि ताकि आप एग्जाम में जाएं तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, उसको हम उसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस पेपर और टॉपर्स के सॉल्यूशन। थैंक यू गाइज।